दोस्तों बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है और थिएटर में तबाही मचा रही है। अब फिल्म तो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। वैसे आज मैं इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। साल था 1971 जब पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहे थे, जिससे तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पार करके इंडिया आने की कोशिश करते हैं, बट पश्चिमी पाकिस्तानी उन्हें मारने लगते हैं, जिससे इंडिया पूर्वी पाकिस्तान को इस कदर ट्रेन करती है कि जिससे वह खुद उनसे लड़ सके। बट पश्चिमी पाकिस्तान इंडिया से खपा होकर हर तरफ से जंग लड़ने की कोशिश करता है, जैसा कि जम्मू कश्मीर में हवाई जंग और अरब सागर की लड़ाई, वहीं पठानकोट बॉर्डर बसंतर की लड़ाई। मतलब कि 1971 में उसमें पश्चिमी पाकिस्तान से कई लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो दोस्तों उन्हीं लड़ाइयों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ पाकिस्तानी आर्मी को देखते हैं जो चोरी से बॉर्डर पार कर रहे होते हैं, बट उनका सामना करने के लिए पहले से ही लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह खड़ा होता है। अब फतेह सिंह अकेले ही उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे करके सबको मारना शुरू कर देता है। तभी पाकिस्तानी डर के मारे भागना शुरू करते हैं। अब फतेह सिंह उनको दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है, बट दिक्कत ये थी कि वहाँ माइंस लगी थी, जिससे बचते हुए फतेह सिंह उनसे लड़ रहा था। तभी इतने में फतेह सिंह का पैर एक माइंस पर पड़ जाता है, जिससे पाकिस्तानी उससे कहता है कि अब तेरा लास्ट टाइम आ गया। बट फतेह सिंह उसको नहीं छोड़ता, वह अपना पैर माइंस पर रख कर ही उसको मारने लगता है और लास्ट में अपने पैर की जगह उसको रख देता है, जिससे माइंस ब्लास्ट होने की वजह से पाकिस्तानी की मौत हो जाती है। वेल अब फतेह सिंह बहुत गुस्से में था, इसलिए वह बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानी आर्मी को वार्न करता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वह ना तो बॉर्डर छोड़ेगा ना तो उन्हें। उसके बाद हम पाकिस्तानी आर्मी को देखते हैं जिसमें जनरल याहा खान अपने लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा होता है। दरअसल उनका प्लान ये था कि वह पूर्वी पाकिस्तान से होकर इंडिया के बॉर्डर पर हमला करेंगे और वहां से होते हुए जम्मू और श्रीनगर पर कब्जा कर लेंगे। याहा खान को अपनी स्ट्रेटजी पर बहुत ज्यादा घमंड था। वहीं दूसरी तरफ फतेह सिंह का सीनियर उसे पाकिस्तान के अगले कदम के बारे में बताता, या यूँ कहें कि उन्हें भी पता चल चुका था कि पाकिस्तानी आर्मी पूर्वी साइड से हमला करके बॉर्डर पार करना चाहती। अब फतेह सिंह गुस्से से कहता है कि चाहे पूरब हो या पश्चिम, वह उन्हें कहीं से भी नहीं छोड़ेगा। वेल अब हम भारत पाकिस्तान के पठानकोट बॉर्डर का सीन देखते हैं, जहां पर मेजर होशियार सिंह अपनी टीम के साथ बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर पर था। वह जा ही रहा था कि तभी रास्ते में ही उसे मालूम पड़ता है कि उसकी गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका है, इसीलिए वह पास की ही नहर से पानी लेने जाता है। बट वह जैसे वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि कुछ पाकिस्तानी आर्मी नहर पार करके अंदर की तरफ आ रही थी। वेल यहाँ पर मेजर होशियार सिंह उनको बहुत धमकाता है। उसका कहना था कि उसकी पूरी पलटन 250 मीटर पर खड़ी है, अगर वह उन्हें बुला देगा तो समझो सबका काम तमाम हो जाएगा, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। होशियार सिंह उनको इस कदर समझाता है कि वह उसको सैल्यूट भी मारते हैं और डर कर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर एयरबेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर निर्मल सिंह फाइटर प्लेन को चेक कर रहा होता है। उसका सीनियर उसे बताता है कि उनके पास सिर्फ 6 फाइटर प्लेन है, अगर जंग हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट निर्मल सिंह का कहना था कि वही अकेला उनके लिए ज्यादा है, हमारे पास भले ही प्लेन कम है पर ताकत तो बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम उत्तरी अरब सागर का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर एक इंडियन नेवी ऑफिसर जिसका नाम था रावत, वह जंग लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। दरअसल उनके पास सोनार यंत्र की कमी थी, जिससे वह पाकिस्तानी सबमरीन को ढूंढ सकते थे, और तो और उनके शिप की भी स्पीड बहुत कम थी, इसीलिए उसका साथी उससे स्पीड के बारे में बात करता है। बट रावत उसे बताता है कि उन्हें पाकिस्तानी आर्मी से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना है। तो यहाँ पर रावत पूरे जोश के साथ तैयार था, वह सोनार के जरिए पाकिस्तानी सबमरीन को ढूंढ रहे थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है होशियार सिंह के पास। होशियार सिंह अपने सीनियर से ये कहता है कि उन्हें पहले हमला करना चाहिए, बट उसका सीनियर उसे मना करता है। उसका कहना था कि जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। अब होशियार सिंह अपनी टीम के साथ बहुत खुश था, सभी अपने घर वालों को याद करके इमोशनल थे। तभी होशियार अपने 2 दोस्तों को याद करता है, वही 2 दोस्त, एक रावत और दूसरा निर्मल सिंह। दरअसल 1961 में जब वह इंडियन वार एकेडमी में थे तो वहाँ ट्रेनिंग के दौरान उन तीनों की दोस्ती हुई थी। हम देखते हैं कि उसमें फतेह सिंह उनको लीड कर रहा होता है। हालांकि होशियार सिंह और निर्मल सिंह दोनों में जमती नहीं थी, वह एक दूसरे से हर समय कंपटीशन करते रहते थे, या यूँ कहें कि कोई भी कंपटीशन होता उन्हें फर्स्ट ही आना था।
ट्रेनिंग के दौरान उनके बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता रहता था। जैसे कि ये तीनों अलग अलग फोर्स थे, इसलिए एक दिन फतेह सिंह उनको बहुत समझाता है। उसका कहना था कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी अगर ये तीनों मिल जाए तो कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता, और जब वार होगी तो तीनों को एक साथ लड़ना पड़ता है, इसलिए उन्हें एक साथ रहना पड़ेगा। इसी बीच हम होशियार सिंह की फैमिली के बारे में जानते हैं, जिसके पिता आर्मी थे बट वह शहीद हो चुकी थी और उसकी माँ उसके बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए होशियार सिंह अकेला था। उसका कोई नहीं था। उसके बाद हम फतेह सिंह की भी फैमिली के बारे में जानते हैं, जैसा कि उसकी पत्नी सिमी जो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसका बेटा अंगद अपने पापा की बहादुरी की वजह से आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, बट उसकी माँ सिमी नहीं चाहती थी कि वह आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन वह नहीं मानता। उसके बाद फिर से ट्रेनिंग का सीन देखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सभी बहुत खुश थे क्योंकि सबकी फैमिली थी और उनके घर से उनको चिट्ठियां आती थी, बट होशियार सिंह को कोई भी चिट्ठी नहीं आती थी, जिससे वह दुखी रहता था। तभी एक दिन निर्मल सिंह होशियार के बिस्तर पर राखी रखा होता है, जिसे देखकर होशियार सिंह बहुत खुश होता है। तभी निर्मल उसे बताता है कि यह राखी उसकी बहन ने भेजा है। तो यहाँ पर निर्मल सिंह अपनी फैमिली को उसकी फैमिली बताता है, जिससे होशियार सिंह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वेल यहाँ पर तीनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। अब कुछ दिन बाद फतेह सिंह सभी से एक सवाल पूछता है कि जंग के मैदान में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। अब फतेह के पूछने पर सभी अपनी अपनी सोच के हिसाब से बताने लगते हैं, जैसे हौसला, निडर वगैरह वगैरह। बट फतेह उन्हें बताता है कि जंग के मैदान में सबसे जरूरी होता है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, दोस्त ही होता है जो उस समय उनके साथ होता है। ये हथियार, टैंक, ये सब तो काम करना बंद कर देंगे, बट एक सच्चा दोस्त तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दे सकता है। इसलिए सभी को एक दूसरे से दोस्ती बना कर रखनी चाहिए। उसके बाद होशियार सिंह को एक चिट्ठी आती है। सभी देखकर शॉक थे कि होशियार की तो कोई फैमिली नहीं थी, फिर ये चिट्ठी किसकी है। तभी पता चलता है कि ये चिट्ठी उसकी पत्नी की थी। दरअसल जब होशियार सिंह 7 साल का था तभी उसके घर वाले उसकी शादी करा दिए थे। उधर धनवंती हर समय होशियार का इंतजार कर रही थी। तभी एक दिन उसके ससुराल वाले होशियार से मिलने आर्मी कैंप पहुंचते हैं। वह उससे कहते हैं कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है, वह उनके घर आए और उसे ले जाए। हालांकि ये सब निर्मल और रावत को पता नहीं था। उन्हें जब पता चलता है कि होशियार शादीशुदा है तो वह उसे बहुत डांटते और कहते हैं कि वह छुट्टी लेकर घर जाए। अब होशियार अपने ससुराल जाता है, वहाँ वह धनवंती से मिलता है। हालांकि उसने कभी भी उसका चेहरा नहीं देखा था, इसलिए हर समय सोचता है वह कैसी होगी। बट जब उसे घर लाता है तो उसे देखकर हिल जाता है क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, और तो और वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। तब से होशियार सिंह हर समय छुट्टी लेकर अपने घर जाता और धनवंती के साथ टाइम बिताता। वहीं दूसरी तरफ राखी के त्योहार पर रावत और होशियार निर्मल के घर जाते हैं। जैसा कि होशियार उसकी बहन को अपनी बहन मानता था, इसलिए वह यहाँ पर राखी बंधवाते हैं। तभी निर्मल की माँ उन्हें बताते कि निर्मल के लिए एक लड़की देखी गई थी जो बहुत खूबसूरत है, बट निर्मल उसे नहीं पसंद करता। उसने शादी करने से मना कर दिया। निर्मल की माँ चाहती थी कि वह उससे ही शादी करे। तभी होशियार और रावत एक प्लान बनाते क्योंकि उनको पता था कि निर्मल को हार कभी भी पसंद नहीं है। वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसे रिजेक्ट कर दे। इसलिए उसकी माँ निर्मल को बोलती है कि वह उधर जा रहा है तो ये फोटो लड़की वालों को दे देगा क्योंकि लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुनते ही निर्मल सोचने लगता है कि आखिर कोई उसे कैसे मना कर सकता है। वैसी सोच से उसके घर जाता है। वहाँ वह मंजीत से मिलता है, जिससे बातें करने से पता चलता है कि उसने उसे मना नहीं किया था। अब निर्मल समझ जाता है कि उसके घर वालों ने उसे उल्लू बनाया। जैसा कि दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, फिर उनकी शादी करा दी जाती है। उसके बाद जंग शुरू होने वाली थी क्योंकि पाकिस्तानी धीरे धीरे करके बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए सभी आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल रहे थे। हम देखते हैं कि रावत अपनी बेटी और वाइफ से मिलता है जो उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थी। उसकी बेटी उसे एक दुर्गा माँ का ड्राइंग देती है जिसे वह संभाल कर रखता है। उसके बाद वह फिर से अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। हम फतेह सिंह को भी देखते हैं, जिसे पता चलता है कि कुछ लोग अपना गांव खाली करके जा रहे थे क्योंकि उनके गांव पर पाकिस्तानी लोग कब्जा करने वाले थे। इसलिए उन्हें डर था कि जब जंग लड़ी जाएगी तो उन्हें भी मार दिया जाएगा, इसलिए वह उसी डर से अपना घर छोड़कर जा रहे होते। तभी हम देखते हैं कि पाकिस्तानी उस गांव पर कब्जा कर लिए थे। वहीं कुछ इंडियन आर्मी को मारकर फेंक भी देते हैं। और जब ये बात फतेह सिंह को पता चलती है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वह अपनी फोर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उसका कहना था कि उसे हर हाल में वह जगह लेनी है, इसलिए वह सबसे पहले उनके रेडियो बेस पर हमला करेंगे ताकि वह एयर फोर्स को खबर ना दे पाए।
फिर उनको सबको मार देंगे। वेल इसी प्लान के तहत फतेह सिंह उन पर हमला कर देता है। वह सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर को जान से मार देता है। तभी वह देखता है कि एक पाकिस्तानी जनरल फोन पर कॉल करता है। वह अपने आदमी को तैनात करना चाहता था बट फतेह ने तो उसे मार दिया था। तब उसे पता चलता है कि लाइन पर फतेह, तो वह उसे एक बात बताता है। दरअसल फतेह के बेटे अंगद को इस बेस पर ही मारा गया था। वह उसके बेटे का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसी तरह तुझे भी मारेंगे। इतने में फतेह गुस्से से कहता है कि तू पाकिस्तान तो संभाल नहीं पा रहा है, कश्मीर कैसे संभालेगा। उसका कहना था कि एक गज क्या एक इंच भी लेने नहीं देगा। यानी यहाँ पर फतेह उसे बहुत धमकाता है। फिर इसके रेडियो टावर को भी उड़ा देता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल था 1965 जब एक दिन फतेह अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे अंगद की चिट्ठी पढ़ रहा था। वह बहुत खुश था। तब उसके घर आर्मी वाले आते हैं। वह यहाँ पर उसके बेटे की लाश लेकर आए थे। ये देखकर फतेह का कलेजा फट जाता है। वह काफी ज्यादा दुखी होता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं कि फतेह की फोर्स टीम उस गांव को छुड़ाना चाहती थी जिस पर पाकिस्तानी ने कब्जा किया था। वह कसम खाते हैं कि हर हाल में वह उन्हें भगा देंगे। वहीं उधर होशियार सिंह अपनी टुकड़ी को मोटिवेट कर रहा होता है। तभी एक शख्स उससे पूछता है कि हम हमेशा पहला वार क्यों नहीं करते। अब होशियार उसे बताता है कि जो ताकतवर होता है उसे पहले दूसरे वार से मतलब नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि आखिरी वार उसका ही होगा। वेल कुछ इस तरह सबको मोटिवेट करता है। इतने में वहाँ सबको चिट्ठी आती है। सभी पढ़कर बहुत ज्यादा खुश थे। वहीं कुछ लोग दुखी भी थे क्योंकि किसी की माँ मर गई तो किसी का बेटा हुआ, तो कुछ इस वजह से सभी सुख दुख में थे। यहीं पर होशियार को पता चलता है कि उसको बेटा भी होने वाला है, जिस वजह से वो बहुत खुश था। अब कुछ दिन बाद अचानक पाकिस्तानी से हमला होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रावत की शिप पर पाकिस्तानी सबमरीन से अटैक होता है, जिससे शिप में ब्लास्ट होता है। उस वजह से शिप में पानी भरने लगता है और बहुत सारे अफसर मारे जाते हैं। रावत अपने कुछ अफसर को बचाकर एक बोट में बिठा देता है। उसके साथ ही अफसर उसे भी साथ जाने को बोलते हैं बट वह नहीं मानता। उसका कहना था कि मिशन अभी अधूरा है। रावत को पता चलता है कि वह सबमरीन से अटैक कर रहे हैं। तभी वह कुछ मिसाइल छोड़ता है जिससे उनके टैंक में होल हो जाता है। उस वजह से पानी भरने लगता है। अगर वह ऊपर नहीं आएंगे तो उनकी सबमरीन डूब सकती थी, इसलिए वह ऊपर आने का फैसला लेते। हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सबमरीन जैसे ऊपर आती है, रावत उन पर अकेले ही हमला कर रहा था। तभी सबमरीन पर बैठा अहमद खान नाम का शख्स बोट पर अटैक कर देता है। यानी जो अफसर शिप से निकलकर बोट पर बैठकर जा रहे होते हैं ना, अहमद उन पर हमला करने लगता है। वह निहत्थे थे, इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतने में बेहोश पड़े रावत को होश आता है। वह किसी तरह अपने शिप से कुछ मिसाइल छोड़ता है जिससे पाकिस्तानी सबमरीन ब्लास्ट हो जाती है और अहमद खान मारा जाता है। तो कुछ इस तरह रावत ने अपनी जान पर खेलकर अपनी टीम को बचा लिया था। इनफैक्ट वह खुद को बचाने की बजाय वह पाकिस्तानियों को मारकर अपनी टीम को बचाता है। हालांकि रावत बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, जिस वजह से वह शिप से बाहर नहीं निकल पाता, जिससे शिप डूबने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एयर अटैक भी होता है। वहाँ निर्मल सिंह फाइटर प्लेन से बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। निर्मल अकेले ही पाकिस्तानियों के 4 प्लेन को मार गिराता है। उसके बाद वह आखिरी प्लेन को भी ब्लास्ट कर देता है। हालांकि उससे लड़ते वक्त उसे गोली लग चुकी थी, जिसके चलते निर्मल सिंह की मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बताया जाता है कि पाकिस्तानियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। नेवी और एयर अटैक में हिंदुस्तानियों की जीत हुई थी। वहीं जब ये बात होशियार सिंह को पता चलती है कि उसके दोनों दोस्त शहीद हो गए, वह काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वह उनको याद करके रो रहा था। वहीं इधर फतेह सिंह को पता चलता है कि दुश्मन मुनव्वर तभी से होते हुए अटैक करने वाला है, इसीलिए फतेह एक प्लान बनाता है। वह उस जगह माइंस बिछा देता है। उसका कहना था कि पहले दुश्मन को अंदर आने देंगे, फिर खातिरदारी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ होशियार जरताल की कमान संभालने को बोलता है। वह अपनी टीम को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। उसका कहना था कि जब भी किसी देश की आर्मी युद्ध के लिए जाती है तो वह हाथ में गोली और जेब में बारूद भरकर जाते हैं, बट हम लोग सर पर कफन और हाथ में तिरंगा लेकर जाते हैं। वेल कुछ इस तरह होशियार सिंह लड़ने को तैयार था। अब लड़ाई शुरू होती है। होशियार सिंह जरताल बॉर्डर पर अपनी टुकड़ी को लेकर पहुंच जाता है। तभी जरताल बॉर्डर पर तैनात पाकिस्तानियों को पता चलता है कि करीब 150 लोगों की फौज उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर वह मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि वह हजारों की
तादाद में थे। उनका कहना था कि ये 150 हिंदुस्तानी हमारा क्या बिगाड़ेंगे। वेल अब युद्ध शुरू होता है। होशियार सिंह अपनी फोर्स के साथ पाकिस्तानियों से खूब लड़ता है। हालांकि इनके पास टैंक नहीं थे, बट पाकिस्तानियों के पास टैंक थे। वह टैंक से अटैक कर रहे थे, बट होशियार बड़ी ही बहादुरी से उनके टैंक को ब्लास्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फतेह सिंह की तरफ भी हमला हो जाता है। पाकिस्तानी बहुत सारी तादाद में थे। फतेह सिंह सभी को एक एक करके मार रहा था। तभी वह देखता है कि कुछ पाकिस्तानी टैंक उनकी तरफ आ रहे हैं। अब उनको रोकने के लिए फतेह सिंह जमीन में बनाए हुए गड्ढे से होते हुए सभी टैंक पर बारी बारी से बम फेंक रहा था और हर टैंक को ब्लास्ट कर रहा था। उसके बाद देखते हैं कि पाकिस्तानी जनरल अपना टैंक लेकर गांव में घुस चुका था। वह फतेह की तरफ बढ़ रहा था और वह जहां अपना टैंक रोकता है ना, उसके जस्ट 1 इंच पर लैंड माइन थी। फतेह भी उसे ध्यान से देख रहा था कि अगर जरा सा टैंक आगे आता तो ब्लास्ट हो जाता। वेल यहाँ पर पाकिस्तानी जनरल फतेह से कहता है कि उसने बोला था कि उसके बेटे की तरह उसे भी मारेगा। अब जनरल फतेह को मारने के लिए निशाना साधता है, पर तभी फतेह उसके टैंक में बम डाल देता है, जिससे टैंक ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद फतेह जनरल को बहुत मारता है। वह चाकू से जनरल को मारने ही वाला था, तभी उसके जेब से उसके बेटे की चिट्ठी निकलती, जिसे देखकर वह इमोशनल हो जाता है और इसी वजह से वह उसे छोड़ देता है। कुछ इस तरह हिंदुस्तानियों ने गांव पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ होशियार सिंह की टुकड़ी पाकिस्तानियों को मार भगाती है, पर होशियार को अब भी विश्वास था कि वह दोबारा आएंगे, इसीलिए वह सबको चौकन्ना करने को बोल रहा था। इतने में अचानक होशियार को भी गोली लग गई, जिससे वह पूरी तरह घायल हो चुका था। यानी पाकिस्तानी फिर से अटैक कर देते हैं। उसके बाद वह बहुत से हिंदुस्तानियों को मारते हैं। तभी एक बार फिर से होशियार उठता है। वह पूरे जोश से उनसे लड़ रहा था। तभी एक जनरल उसके सामने आता है। वह उसे बताता है कि तुम लोग डरपोक हो, हम अगर 15,000 मारेंगे तो तुम छिप जाओगे। तभी होशियार कहता है कि तुम 1 मारोगे तो हम 1000 आएंगे, अगर 1000 मारोगे तो पूरा हिंदुस्तान आएगा। तो यहाँ पर पाकिस्तानी होशियार को मारने ही वाला था कि इतने में फतेह सिंह उसकी गर्दन उड़ा देता है और फिर बारी बारी सभी टैंक को ब्लास्ट कर देता है। वहीं होशियार सिंह और फतेह दोनों साथ में लड़ रहे थे। वह सभी पाकिस्तानी को मार देते हैं। फतेह का कहना था कि ये जीत होशियार की वजह से हुई है, इसलिए यहाँ तिरंगा लहराने का हक उसका ही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह भारतीयों ने पाकिस्तानियों को हरा दिया था। फिलहाल कहानी यहीं पर समाप्त हो